हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज बहुत टाइम बाद क्लास हो रही है और आज का क्लास हम करेंगे डीएड फर्स्ट ईयर पर। डीएड फर्स्ट ईयर में बात करेंगे कोर्स 3 पर, ठीक है। यानी कि जो हमारे फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं जो रह चुकी है, जो हमारे अभी तक सिलेबस में नहीं कराई गई और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार एग्ज़ाम में उनको पूछा गया, तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाए। तो कुछ पेपर थर्ड से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आज, जिस पर हम बात करेंगे कोर्स थर्ड में यूनिट 3 से। यूनिट 3 में हमारा 3.1 है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस क्राइटेरिया एंड टूल्स फॉर ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, यानी कि ऑटिज़म बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप के बच्चे जो हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है, कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, कौन कौन से ऐसे डायग्नोस हैं, या कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल हैं, या कौन से असेसमेंट टूल हैं, कौन कौन सी चेकलिस्ट हैं जिनके माध्यम से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं या इनका निदान करते हैं, किस तरीके से हम पहचान करते हैं। तो उन सभी असेसमेंट टूल या डायग्नोस्टिक जो हमारे चेकलिस्ट हैं कुछ, ठीक है ना, कौन कौन से डायग्नोस्टिक है जिनके माध्यम से हम इन बच्चों को पहचान सकते हैं, कह सकते हैं इनके लक्षणों को देखकर कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3.1। यूनिट 3.1 में स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड टूल्स फॉर ASD, ठीक है। ये तो हो गई हमारी यूनिट, ठीक। यूनिट फर्स्ट देखिए, यूनिट 3.1 है जो, उसमें हमको प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, जैसे कुछ हमारे डायग्नोस्टिक मैनुअल हैं, या हम कह सकते हैं कुछ हमारी चेकलिस्ट हैं, कुछ असेसमेंट टूल हैं, जैसे DSM-5। केवल आपको आ जाएगा 5 नंबर में DSM-5 क्या है। अब DSM-5 के बारे में आपको बताना होगा। 2 नंबर में इसकी 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, 2 नंबर में इसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टली तरीके से मैं कुछ चीज़ें आपको आज बताऊँगी। कुछ असेसमेंट टूल हो गए, कुछ चेकलिस्ट हो गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, हमेशा पूछी जाती है, और बाकी प्रैक्टिकल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो प्रैक्टिकल में भी इनको पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है DSM-5, ठीक है। 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, डायग्नोस्टिक एंड सेंसिटिकल मैनुअल, ठीक है। ये क्या है, कह रहे हैं 2013 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन में मानसिक विकारों के निदान और सांख्यिक मैनुअल DSM-5 का 5वां संस्करण जारी किया गया था, ठीक है। वो कह रहे हैं DSM-5 अब मानक संदर्भ बन गया है, कह रहे हैं संदर्भ है जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मानसिक व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां, जिसमें क्या है ऑटिज्म को भी शामिल किया गया है, और इसका उपयोग निदान के लिए किया जाता है। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जब ऑटिज्म बच्चों का निदान हम DSM-5 के माध्यम से भी कर सकते हैं, या इसका उपयोग DSM-5 का उपयोग हम ऑटिस्टिक बच्चों के निदान के लिए करते हैं। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म्स आ सकती है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, डिटेल में DSM-5 अब यहाँ पर नहीं बता सकते आपको। अगर कोई एक टॉपिक करके बात करें, DSM-5 की ही कर रहे हैं, तब आपको बता सकते हैं, लेकिन यूनिट वाइज में जितने उसमें यूनिट में पूछे गए हैं उन सब पर बात की जाएगी, ठीक है। दूसरा है आपका ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म आएगी, ठीक है। क्या है, रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ये क्या है, एक विश्व स्तर का प्रयुक्त चिकित्सक वर्गीकरण है, एक चिकित्सा वर्गीकरण है, मतलब विश्व स्तर का, आप समझ रहे हैं, विश्व का, पूरे विश्व में एक ऐसा चिकित्सक वर्गीकरण है जो कह सकते हैं कि जिसका उपयोग महामारी, विज्ञान, स्वास्थ्य प्रबंधन और नैदानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब नैदानिक उद्देश्य यहाँ पर बात की गई है, महामारी, उपयोग, विज्ञान, प्रबंधन, नैदानिक उद्देश्य, यानी कि जितने भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उन सभी बीमारियों और विकारों का क्या है, निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक सेवा है, एक सर्विस हम कह सकते हैं, जिससे क्या है हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं हमारे ऑटिज्म बच्चे हैं, उनके लिए एक सेवा मिलती है यहाँ से, ठीक है। विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत, जिसमें बच्चों को निदान किया जाता है, यानी उनकी पहचान की जाती है और उसके अनुसार उनको सर्विसेज प्रदान की जाती है। कह रहे हैं नैदानिक उद्देश्य के लिए क्या है, जिसमें पारस्परिक सामाजिक संपर्क
संपर्कों और संचार के पैटर्न के गुणात्मक असामान्यताओं और रुचियों गतिविधियों के सीमित रूढ़िबद्ध, यानी कि वो उन्होंने क्या यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण बता दिए हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों वाले के, यानी कि ऑटिज्म बच्चों के, जिसमें वो कह रहे हैं कि पारस्परिक सामाजिक संपर्कों और संचार के पैटर्न, ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ASD वाले बच्चों में ये लक्षण होते हैं कि सामाजिक संपर्क वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक। कह रहे हैं उनके गुणात्मक असामान्यता रुचियों की, उनकी बहुत सारी क्या होती है, असामान्य रुचियां होती हैं, असामान्य व्यवहार होते हैं, असामान्य संप्रेक्षण होता है उनका, ठीक है। ऐसी गतिविधि, कुछ गतिविधियां उनकी सीमित होती हैं, आगे तक नहीं सोच पाते हैं, आगे का काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध यानी कि बहुत ज़्यादा मूढ़े होना, ठीक है, दोहरावयुक्त तो प्रदर्शन करते हैं। इन सभी सूची, कह रहे हैं इनकी सूची द्वारा चिन्हित विकारों का एक समूह है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये सभी जितने भी लक्षण बताए उनका समूह हो, ठीक है। कह रहे हैं इन सभी के लिए जितनी भी समस्याएं अभी बताई हैं, जितने भी लक्षण बताए हैं, इन जो एक समूह होता है इन सभी चीज़ों का, ICD ये गुणात्मक असामान्यताएं सभी स्थितियों में व्यक्ति के कामकाजी की एक व्यापक विशेषता प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? जो व्यक्ति इन लक्षणों से ग्रसित हैं, ठीक। तीसरा है आपका ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये कार्यशीलता और विकलांगता के स्वास्थ्य घटकों का वर्गीकरण है। कार्यशीलता और विकलांगता के स्वास्थ्य घटकों का वर्गीकरण, ठीक है। ICF एक चेकलिस्ट है दोस्तों, क्या है? एक चेकलिस्ट है जिसमें क्या कह रहे हैं, ASD उन स्थितियों के समूह को संदर्भित करता है। चेकलिस्ट है जिसमें क्या ASD से संबंधित कुछ चेकलिस्ट में दिए गए हैं एरियाज, ठीक है, जिनकी विशेषता पारस्परिक सामाजिक संपर्क, मौखिक गैर मौखिक, कह रहे हैं संचार की दुर्बलता के साथ साथ ध्यान में कमी, व्यवहारों और रुचियों के लिए प्राथमिकता है, ठीक है। ये एक चेकलिस्ट है जिसमें क्या है, ये सभी मतलब जिन बच्चों में सामाजिक संपर्क में कमी होती है, मौखिक रूप से नहीं बोल पाते, अमौखिक रूप से संचार में दुर्बलता होती है, उनके साथ साथ कह रहे हैं कि ध्यान में कमी, व्यवहार की समस्या होती है, ठीक है, उन सभी की प्राथमिकता दी गई है। किसमें? ICF में, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लक्षणों के देखकर। ये शुरुआत में 36 महीने यानी कि 36 महीने से पहले होती है, ठीक है। ये जो लक्षण हैं इसकी शुरुआत किया है जब बच्चा 36 महीनों का हो जाता है, तब शुरू हो जाती है, जिसमें क्या है, बच्चे असामान्य व्यवहार, असामान्य संप्रेक्षण, ठीक है, दोहरावयुक्त व्यवहार, ध्यान में कमी होना, ये 36 महीने से पहले शुरू हो जाती है और पूरे जीवन काल बनी रहती है। यानी कि जो 36 महीने से शुरू होती है और फिर पूरे जीवन बनी रहती है। जन्म से नहीं होता ऑटिज्म, ध्यान रखना, कभी भी कोई अगर ऑटिज्म की जो कंडीशन है वो जन्म से नहीं होती, इसीलिए ऑटिज्म जेनेटिक नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं 36 महीने से पहले शुरू होती है और जीवन काल तक बनी रहती है। निदान से पहले कामकाजी अनुभवों के इस जटिल मिश्रण को पकड़ने के लिए ICF एक व्यापक और मानकीकृत तरीके से ASD वाले व्यक्तियों के जीवित अनुभव का वर्णन करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है, जिससे कि अपने के जीवन के कामकाजी को कर सके, जीवन के क्रियाओं को कर सके, दैनिक जीवन के कार्य कर सके, उनको क्या करता है, एक उपकरण प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MCHAT, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। ये एक चेकलिस्ट है, ठीक है, ऑटिज्म बच्चों के लिए। कह रहे हैं टोडलर्स में ऑटिज्म के लिए संशोधित चेकलिस्ट 16 महीने से 30 महीने के बीच के बच्चों में ASD की जांच के लिए डिज़ाइन किया गया था। यानी कि जब बच्चा 16 महीने का होता है, ठीक है ना, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था, जो संभावित रूप से सार्वभौमिक स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में MCHAT के उपयोग में समर्थन के साथ करते हैं। यानी कि इसकी हेल्प कब लेते हैं? स्क्रीनिंग के रूप में इसके हम हेल्प लेते हैं या इसका उपयोग करते हैं। जब बच्चे का हम स्क्रीनिंग करते हैं, डायग्नोस करने के बाद स्क्रीनिंग करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं। ये क्या है? मानकीकृत उपकरण का उपयोग करके, एक मानकीकरण क्या है? उपकरण का उपयोग करके ASD स्क्रीनिंग का उद्देश्य ASD के शुरुआती लक्षणों का पहचान करना है, जो 16 महीने से मतलब ASD वाले बच्चों की पहचान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ISA, ISAA,
इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आता ही आता है। और जब हमारा प्रैक्टिकल होता है, ईसा और कार्स हम दोनों पर काम करते हैं। जब प्रैक्टिकल पे हम किसी बच्चे को फॉलो करते हैं, किसी बच्चे पे प्रैक्टिकल करते हैं, तो ईसा और एक कार्स हम दोनों ही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप करेंगे, कह रहे हैं इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, कह रहे हैं ऑटिज्म के आकलन के लिए भारतीय पैमाना है। ईसा एक व्यक्तिगत रूप से, कह रहे हैं ईसा जो है एक व्यक्तिगत रूप से प्रकाशित उपकरण है। क्या है? प्रकाशित उपकरण है। ठीक है, कह रहे हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति, जो मतलब जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति होता है, ऑटिज्म से कह रहे हैं पीड़ित व्यक्ति के सामाजिक संबंध, संचार, व्यवहार पैटर्न में हानि के विशिष्ट ट्रिक को मापने के लिए 6 डोमेन शामिल किए गए हैं। यानी कि ईसा जो एक स्केल है जिसमें क्या है, ऑटिस्टिक बच्चे को समझने के लिए, या हम कह सकते हैं पहचान करने के लिए, या उसके जो एरियाज मतलब जो कमियां हैं उनको पहचानने के लिए, या किस स्केल पर है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या कभी कभी है, एक स्केल है ना, तो उन सबको जानने के लिए कह रहे हैं इसमें 6 क्षेत्र, डोमेन का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, जो कह रहे हैं ना 6 डोमेन, ठीक है ना, यहाँ पर क्षेत्र, यानी कि 6 क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। 6 एरियाज हैं फॉर ऑटिज्म, जिसमें कह रहे हैं ऑटिज्म के आकलन के लिए भारतीय पैमाना ईसा 40 अंकों का एक पैमाना है। यानी कि इसमें स्केल में क्या है, क्या करेंगे, असेसमेंट में 40 अंक हैं। ठीक है, एक 40 अंकों का पैमाना है जिसमें 6 डोमेन हैं, यानी कि 6 क्षेत्र हैं। जैसे पहला है सामाजिक संबंध और पारस्परिकता, ठीक है, भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता, बाड़ी भाषा और संचार, व्यवहार पैटर्न, संवेदी संज्ञानात्मक घटक। ठीक है, कह रहे हैं ईसा के प्रत्येक आइटम के लिए 1 से 5 के बीच में स्कोरिंग की है। यानी कि 1 से लेकर 5 तक स्कोरिंग है। कैसे है, कह रहे हैं जैसे 1 से लेकर 5 तक के अंक हैं, या इसके इन अंकों के माध्यम से हम स्कोरिंग करेंगे। जैसे कोई भी एक एरिया है, क्या बच्चा अपना मतलब अगर हम कह सकते हैं क्या बच्चा अपना नाम बता पाता है, एक वहाँ पर एक क्षेत्र है, जैसे कि संप्रेक्षण में कर लीजिए कि अपनी भाषा को व्यक्त कर पाता है। ठीक है ना, तो अगर एक एरिया है कि अपनी भाषा को व्यक्त कर पाता है, अगर वो नंबर 1 पे कर रहा है शायद कभी कभी, तो 1 नंबर दिया जाएगा। जैसे स्कोर दिया गया, स्कोर 1 पर शायद कभी कभी, स्कोर 2 पर कभी कभी, ठीक है, स्कोर 3 पर अक्सर, स्कोर 4 पर अधिकतर। देखिए स्कोर 1 पर शायद अगर वो कभी कभी करता है तो 20%, स्कोर 2 पे कभी शायद कभी करता है, कभी नहीं करता है, और स्कोर 2 पे कभी कभी कर रहा है तो 21 से 40% तक वो कर रहा है। ठीक है, स्कोर 3 पे अक्सर ज़्यादातर बताता है। ठीक है ना, 41 से 60 तक। स्कोर 4 पर कह रहे हैं अधिकतर बता पाता है, यानी कि 61 से 80 तक। ठीक है, स्कोर 5 से वो कह रहे हैं हमेशा बताता है, तो 81 से लेकर 100 तक, यानी कि 100% वो बता पाता है। तो इस तरीके से स्कोरिंग उसमें दी गई है। एग्जाम के जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपके कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में टीचर्स भी बताएंगे, वरना ईसा को हम एक बार डिटेल में भी करेंगे ताकि इसको अच्छे से समझ पाएँ। एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब आता है कार्स। एक ईसा और एक कार्स हमको ज़्यादा करने को मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में यही 2 चीज़ें असेसमेंट ऐसे हैं या रेटिंग स्केल्स हम बोल सकते हैं जिनको हम ज़्यादा यूज करते हैं। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल एंड एडिशन क्या है, यह एक 15 आइटम्स रेटिंग स्केल है, यानी कि जिसमें 15 आइटम होते हैं। ये भी एक स्केल है जिसका उपयोग ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की पहचान करने के लिए करता है। यानी कि हम ऑटिज्म बच्चों की पहचान करने के लिए क्या, उन्हें विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों से अलग करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बच्चे विकासात्मक विकलांग बच्चे हैं उनसे अलग करने के लिए, यानी कि एक ऑटिज्म बच्चों का अलग है और उन बच्चों से अलग अलग करने के लिए किया है। जैसे पहचान करते हैं बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। ठीक है, कह रहे हैं कार्स का यह दूसरा संस्करण परीक्षण के नैदानिक मूल्य का विस्तार करता है। क्या है, कार्स जो है यह कार्स का यह दूसरा संस्करण जो परीक्षण के नैदानिक मूल्य का एक विस्तार करता है, जिसमें ESD के उच्च कार्यशील छोर पर व्यक्तियों के लिए अधिक
उत्तरदायी बन जाता है। यानी कि जो बहुत हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनकी परेशानियों को इसके माध्यम से पहचाना जा सकता है और अच्छे उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो कह रहे हैं एक अधिक उत्तरदायी बन जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं चिकित्सक 4 बिंदु रेटिंग स्केल का उपयोग करते हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स होते हैं उनके पास। 4 पॉइंट्स रेटिंग स्केल के माध्यम से उपयोग करके प्रत्येक आइटम पर व्यक्ति का रेट करता है। यानी कि हर पॉइंट पर बच्चे के जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको रेटिंग करेंगे। रेटिंग प्रश्न के व्यवहार की आवृत्ति, इसकी तीव्रता, विशिष्टता और अवधि पर आधारित होती है। किस तरीके से बच्चा कर रहा है, कैसा कर रहा है, ठीक है ना। कह रहे हैं कार्स में 3 फॉर्म शामिल हैं। कौन कौन सी फॉर्म शामिल हैं? 3 फॉर्म शामिल हैं। जैसे पहला है मानक संस्करण रेटिंग पुस्तिका कार्स 2ST, जिसका उपयोग 6 वर्ष से कम बच्चे के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए, ठीक है ना। यानी कि 6 से जो बच्चा कम है और जिसका IQ लेवल जो है, बुद्धि लब्धि जो है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है औसत से कम होता है, ठीक है। दूसरा है हाई फंक्शनिंग वर्जन रेटिंग बुकलेट कार्स 2HF, जिसका उपयोग कह रहे हैं 6 वर्ष के आयु के अधिक बच्चे, यानी कि 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं उनके लिए किया जाता है और जिनका IQ 80 से ऊपर होता है, ठीक है ना, 80 से अधिक होता है, उनके लिए किया जाता है। तीसरा फॉर्म है इसमें माता पिता या देखभाल करने वाले के लिए प्रश्नावली कार्स QPC, जिसमें HF रेटिंग बनाने में उपयोग के लिए जानकारी एकत्र करता है, ठीक है ना। ये 3 फॉर्म शामिल है। अब हम पता है इसको लॉन्ग में ईसा और कास्ट दोनों लॉन्ग में करेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ आए। शॉर्ट में हमने आपको बता दिए कि ये कुछ आपके 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ऐसे इसमें असेसमेंट टूल हैं या डायग्नोस्टिक हैं, जिसमें क्या है आपको पूछा जा रहा था और ये कराया भी नहीं था और इसके बारे में इस बार आया भी था, ठीक है। इसलिए कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।